चलिए मेरे दोस्त, सभी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न, वो भी वीवीआई, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पुट होता है। क्योंकि आपके लिए ये वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण का जो भी प्रश्न बनते हैं 2011 के तहत, याद रखेंगे। और हाँ, एक बता दूं कि जो सेट प्रैक्टिस जो मैंने वीकली दिया है और जो बिहार एसएससी का पढ़ाया था 2 सेट एक साथ जो पढ़ाया हूँ, उसमें क्या है ना कि एक्स वाई जो है वो मैंने मेल में मतलब क्या कहते हैं महिला में बता दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि सीट प्रैक्टिस करवा रहा था, तो लास्ट में जो एंडिंग कर रहा था तो उसमें मुंह से क्या निकल गया कि एक्स वाई जो है महिला में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा मुझसे मिसप्रिंट हो गया, जो कि मैंने समझा रहा था, ऐसा कुछ लिखा उखा नहीं मैंने, ठीक है। तो उस पर इग्नोर कर देंगे, लेकिन सेट प्रैक्टिस जो टिक आउट किया हुआ वो सही है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं, जो लिखा है वो वही पढ़ेंगे, लेकिन जनगणना के हिसाब से पढ़ेंगे, ओके। और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद जानते हैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो ये देखिए रिमाइंडर बुक से है, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर बुक से है, याद रखिएगा। और रिमाइंडर बुक से बनाया हुआ ये प्रश्न है, इसका जो है आपको ये किया जाएगा, मतलब थंबनेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, याद रखिएगा, 121.01 करोड़ है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार है, याद रखेंगे। कहीं कहीं आंकड़े कुछ अलग देते हैं, लेकिन इस आंकड़े के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ ये सही आंकड़ा है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 जो है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे, कौन थे? आयुक्त कहिए, अध्यक्ष कर सकते हैं, नियुक्त किए गए थे, तो वो थे सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अगर पूछे अनुसार कौन अध्यक्ष थे या आयुक्त थे, तो सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा। अब सवाल बनता है, जनगणना से सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1872 में। ये पूछा हुआ प्रश्न है बहुत बार, याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पे देखिए, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? पूर्ण जनगणना अगर पूछे तो आप 1821 बताइएगा। पूर्ण मतलब सभी जगह। पहली बार जनगणना हुआ तो 1872 में। अगर पहली बार जनगणना शुरू होता है ना कहीं भी, जैसे कि पंचायत के बारे में आप पढ़े हैं, पंचायती जो आप पढ़े थे कि पंचायत, ग्राम पंचायत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो राजस्थान में शुरुआत हुई। उसी तरह जनगणना भी हुआ। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872 में। और उसी तरह भारत में पूर्ण जनगणना कब से हुई, कब हुई? तो याद रखिएगा 1881 में, 1881 में, ठीक है। और 1872 में क्या हुआ? तो पहली बार जनगणना हुआ था भारत में, याद रखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए वीवीआई, ठीक है। आगे चलेंगे। अब बात यहाँ है कि भाई डेट पता चल गया, तो इसके जनगणना के कार्यकाल संपन्न कौन करवाया था? तो भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो याद रखिएगा, अंग्रेज लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, याद रखिएगा। तो अगर पूछते आपसे कि भारत में पहली बार जनगणना जो है किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे दे दे कि अंग्रेज, कौन ऐसा अंग्रेज था बताइएगा, या कौन गवर्नर जनरल था, या कौन वायसराय था जिसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कुछ भी दे सकता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड मेयो को याद रखिएगा। आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान कितना है? तो द्वितीय है। सोचिए, मतलब पहला चीन है और द्वितीय भारत ही है, ठीक है। तो जनसंख्या के अगर दृष्टि से आपसे पूछे कि भारत में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या स्थान है? द्वितीय। 75 नंबर आपको तो लाना है। जीके पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। देखिए रीजनिंग पे आप एक से मान लीजिए 3 घंटा, 1 से 3 घंटे या 4 घंटे आप टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं। और वो भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, 1 से 2 घंटे दीजिए, बस बहुत ही है रीजनिंग के लिए। और मैथ के लिए सिर्फ ओनली 1 आवर, 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा से ज़्यादा आपको मन करे तो 2 घंटा दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। और मैथ को क्या कीजिए कि रात में पढ़िए। कहाँ? रात में पढ़िए। और रीजनिंग को आप शाम को नहीं तो आप ये मॉर्निंग पढ़िए, ठीक है, ठीक है, मॉर्निंग पढ़िए। और जीके जीएस को दिन भर मतलब 9 बजे से उठिए, आप आराम से एकदम 10 बजे रात तक पढ़िए, और उसके बाद से मैथ पढ़िए। ये मेरा ट्रिक बेस्ट है मेरे दोस्त, अपना के देखिए, आपको सक्सेसफुली मिलेगा। और रीजनिंग में आपको ज़रूर से ज़रूर ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप देखिए बहुत जो हैं बहुत अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये नियम जो है बहुत बेस्ट है। दिन भर रीजनिंग पढ़िए, रात में 10 बजे के बाद से मैथ पढ़िए, और रीजनिंग जो है आप सुबह पढ़ लीजिए या शाम में ही पढ़ लीजिए, यही कीजिएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है कि भारत में जन्म लेने वाले एक
अरवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया? तो याद रखिएगा, भारत में जो जन्मी थी अरवे एक शिशु कन्या, उसका नाम आस्था रखा गया था। ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सारे संकलन है, याद रखिएगा, पूछे हुए प्रश्न का। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 17.5% है। अगर आपसे पूछेंगे कि 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, कितनी प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 17.5% है मेरे दोस्त। सोचिए, 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भागीदारी सिर्फ 17.5% है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, उसके बराबर भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, जितना आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। सोचिए, इस हाल में तो है हमारा भारत, तो आप समझ सकते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो रही है प्रतिवर्ष जो होती है वृद्धि। वहाँ का ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, यहाँ का जनसंख्या, प्रतिवर्ष में अंतर है। चलिए जोक है, लेकिन सोचिए कितना सीरियस बात है। आगे चलेंगे। आगे है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जानकीय जो विभाजन वर्ष कहा जाता है। जानकीय जो होता है ना, जानकीय विभाजन होता है वर्ष जो है कहा जाता है, तो याद रखिए वो है आपका 1921। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि भारत की जनसंख्या के इतिहास के बारे में जो विभाजन वर्ष कहा जाता है, उसे हम लोग 1921 ईस्वी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, आपको लगता होगा कि आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मत देखिए, हम ये नहीं करते। लेकिन जो भी देख रहे हैं ना, उनको अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आके गाली देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। अब आ गया तो वही थैंक यू भर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस करिएगा, क्योंकि मैं जब चैलेंज दे रहा हूँ तो आप भी चैलेंज एक्सेप्ट करिए। और चैलेंज अगर नहीं आया तो आप जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर। तो जो भी पढ़ रहे हैं ना, उनका रिजल्ट नहीं हुआ तो बोलिएगा, फिर आप भी सब यूट्यूब चैनल छोड़ सकते हैं मेरा, कि मैं वादा के साथ कर सकता हूँ। रिजल्ट होगा जिक्के में तो 100% आप अटेम्प्ट करिएगा। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। ठीक है, ये खत्म हो गया। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिएगा 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2011 की अगर जनगणना के हिसाब से अगर भारतीय जनगणना इतिहास की अगर कौन सी जनगणना थी, तो याद रखिएगा 15वीं जनगणना है, याद रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो याद रखिएगा ये 7वीं जनगणना है। देखिए 7वीं जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए एक क्वेश्चन क्या था भाई कि 2011 की जनगणना जो है इतिहास के रूप में पूछा। ठीक है, इतिहास के रूप में तो कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी इतिहास के हिसाब से। लेकिन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब 1947 के बाद की बात है ना, उसके बाद की कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है, याद रखिएगा 2011 के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो ये नहीं बोलिएगा सर ये तो आप गलत बता दिए। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि इतिहास के हिसाब से अगर देखते हैं 2011 का अगर जनगणना जो हुआ इतिहास के हिसाब से अगर देखें, तो याद रखिएगा इतिहास के हिसाब से 15वां है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद कहिए या 1947 से कहिए, तो 2011 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितना जनगणना है? तो 7वां जनगणना है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो जनगणना कितने साल के बाद होता है आप ही बताइए, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब 2011 के बाद जो जनगणना हो गया वो 8वां हो जाएगा। इसी तरह ध्यान रखिएगा, अभी तक तो हुआ नहीं है ना, हुआ है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, होता तो जरूर पढ़ा देते। आगे सवाल है कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो याद रखिएगा 2000 में ही 100 करोड़ हो गई थी, मई 2000 में हो गया था, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई, तो याद रखिएगा मई 2000 में हो गया था, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे सवाल यहाँ देखिए कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आप जानते हैं अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश समझ जाइए सबसे बड़ा राज्य भी है, आकार की दृष्टि से जनसंख्या के में क्षेत्र में भी माना जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, आकार की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आगे चलिए, आकार की दृष्टि से देख लिए उत्तर प्रदेश है आपका। और जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं अपना सिक्किम को याद करेंगे। तो अगर आपसे आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश। और आकार की दृष्टि से अगर आपसे सबसे छोटा राज्य पूछ दे तो क्या बताइएगा? सिक्किम को। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे, ठीक है, समझिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो आपको। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा जनसंख्या के क्षेत्र, जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश। और आकार की दृष्टि से अगर सबसे छोटा अगर पूछ दे तो सिक्किम को बोलिएगा, ठीक है। क्लियर हो गए? अब तो गलती नहीं करिएगा, नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलेंगे आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो तृतीय है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे भारत में बिहार का स्थान क्या है तो तृतीय है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बिहार का स्थान ही तीसरा है, तो सोचिए दूसरा कौन होगा और पहला कौन होगा? आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका भी क्लियर कर देते। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें तीसरा तो आपका बिहार हो गया मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, क्या बताइएगा कि अगर बिहार का तीसरा स्थान है तो दूसरा आपका महाराष्ट्र है, पहला कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गया? जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 छोटे छोटे राज्य हैं। अगर पूछे जनसंख्या के दृष्टि से भारत में 3 छोटे छोटे राज्य हैं, कौन कौन है भाई? तो आपको जानते हैं सिक्किम, अभी जस्ट पढ़े थे आप, मिजोरम है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। तो अगर जनसंख्या के दृष्टि से अगर आपसे पूछे कि भारत में 3 छोटे छोटे राज्य, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को एपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? एपी माने आंध्र प्रदेश भी होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। अब चलते हैं भाई केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। सभी जगह जनसंख्या की बात है तो केंद्र शासित प्रदेश को क्यों छोड़ेंगे? तो इसके हिसाब से चलिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन भाई? तो दिल्ली। बताइएगा, दिल्ली। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछते कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो आप जानते हैं दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, याद रखिएगा लक्षद्वीप। देखिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि जनसंख्या के दृष्टि से 2011 के हिसाब से चल रहा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे। सवाल बनता है कि जनसंख्या में भारत में जो जनसंख्या हुई थी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर की में कमी। ये प्रैक्टिस सेट में आप हो चुका है, आप देखे होंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर कम हो गई है इसलिए, ठीक है। आगे सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से लेके 11 दशक में 1 से लेके 11, ठीक है, दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो गए मेरे दोस्त? तो 17.7% वृद्धि हुए थे। मतलब 2001 से, सोचिए ना, 2001 से लेके 2011 के हिसाब से सोचिए, 10 साल का हिसाब से अगर आप चलते हैं, 10 साल हुआ ना, 10 साल के हिसाब से अगर मानते हैं आप तो 17.7% होता है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार है। आप 2000 के हिसाब से लेके चलिएगा, ऐसे नहीं लेंगे। तो 2001 से मानते हैं तो कितना? 17.7% हुआ था, याद रखिएगा। जनसंख्या बताइए कितने अंतराल पर होता था, इस हिसाब से आप बता सकते हैं तो बताइए दो, ठीक है। आगे चले। आगे सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 और 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये रहा मेघालय की 27.82%, याद रखिएगा। तो 27.27.82% रहा है, याद रखिएगा। तो अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे सर्वाधिक रही तो मेघालय की रही, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल है मेरे दोस्त कि भारत की जनसंख्या की
मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा 1.64% है, याद रखिएगा। तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है, 1.64% है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दो कन्फ्यूजन आपको दूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए दो कन्फ्यूजन आपको क्या दूर करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 और 11 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो देखिएगा 17.7% रहा। मतलब 2001 से लेकर 11 के दशक के बीच का आपको पूछा रहा है, दौरान पूछ रहा है कि वृद्धि दर क्या हुआ, तो 17.7% बढ़ा था, याद रखिएगा। अगर इसी में सवाल यहाँ पे देखिए आप कि बना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर किस राज्य में, जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 और 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो सर्वाधिक जनसंख्या के अगर बारे में पूछते कि मतलब 1 से 11 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो याद रखिएगा ये है मेघालय, आपको 27.82% वृद्धि रही थी। तो मेघालय में सर्वाधिक हुआ था, कब भाई? तो 1 से 11 के हिसाब से जो आप जनसंख्या वृद्धि हुई थी अवधि में, इस अवधि में मतलब इस ईयर में, तो याद रखिएगा वो मेघालय का जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा था, 27.82% था, याद रखिएगा 27.82% था, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि अगर पूछे दर कितना है, वार्षिक याद रखिएगा दर पूछे तो 1.46% है, मतलब 1.64% है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है ये वीडियो सेशन बताइएगा मेरे दोस्त। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब मैं तो बोलता हूँ VVI मेरे दोस्त। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है तो कौन है? तो मेघालय है, याद रखिएगा। एग्जाम से 15 दिन पहले मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक अपना के जाइएगा, आपका GK GS क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आप अटेम्प्ट करके अच्छे से आइएगा, क्या करना होगा, ठीक है, बता दूंगा। प्रैक्टिस सेट देके देखना, ये रूल फॉलो करके जो मैंने बताया है कि आप रात में मैथ पढ़िए, दिन में आप कभी भी एक टाइम में रीजनिंग पढ़िए और फिर दिन भर GS पढ़िए, याद रखिएगा। आगे सवाल चलते हैं कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़, यहाँ ये नहीं पढ़ा मैंने। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो आप याद रखिएगा मेघालय, अभी जस्ट पढ़े आप। तो तेज जनसंख्या वृद्धि कब हुआ था? 2001 से लेके 11 के बीच में सबसे तेज वृद्धि अगर पूछा जाए तो मेघालय का कितना था? तो 82% था। ये अभी जस्ट पढ़े और देखिए यहाँ पूछ दिया है कि नहीं। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, तो आपका नागालैंड है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अगर मंद बात करें, मंद मतलब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाता है, समझदारी से समझाता है, तो वो याद रखिएगा आपका नागालैंड है। अगर सर्वाधिक तेज से वृद्धि वाला राज्य अगर पूछे तो मेघालय को बताइएगा। ओके, अब चलते हैं। अब है मेरे दोस्त जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व के अर्थ की बात करें तो प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से ये जनसंख्या होती है। मतलब प्रति वर्ग किमी में, याद रखिएगा, रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या की वृद्धि में होती है, उसी को जनसंख्या घनत्व का अर्थ माना जाता है। यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व में कितने प्रतिशत और किस तरह से किया जाता है, ये प्रश्न बन सकते हैं। अर्थ न बोल के किस तरह से किया जाता है वो बताइए। तो ये आपको बताना होगा प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्ति के हिसाब से। आगे सवाल है कि भारत के महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप चेन्नई का, चेन्नई जो है तमिलनाडु का। ठीक है, तो भारत के महासागरीय नगरों में अगर पूछें तो किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चेन्नई की है। अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि महासागरीय नगरों, जो महासागरीय जो नगर होता है भारत का, कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो आप बता दीजिएगा चेन्नई का। चेन्नई का सबसे जो है कम है, याद रखिएगा। महासागरीय मतलब समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे सवाल है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर पूछें कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है, तो रखिएगा 382। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 2011 का जो अंतिम आंकड़ा हुआ था उसमें बताइए कि भारत का औसत जनसंख्या वृद्धि प्रति वर्ग किमी कितना है, तो आप क्या बताइएगा? 382 बताइए। प्रति वर्ग किमी, याद रखिएगा जनसंख्या का अर्थ भी पूछता है,
तो यहाँ देखिए प्रति वर्ग किमी के हिसाब से होता है जनसंख्या व्यक्ति पे, याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है 382। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये तो आप देख लिए है ना। अब धीरे धीरे चल रहा है मेरे दोस्त, आप स्पीड करके भी देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन है? तो याद रखिएगा वो है हमारा बिहार है। अब बिहार अगर भारत में है तो कितने स्थान पे है जनसंख्या के हिसाब से? तो तृतीय। दूसरा पे कौन है? तो एमएच, आप जानते हैं। तीसरा पे अगर आपसे पूछे, मतलब पहला पे पूछे आपसे, तो क्या बोलेगा? यूपी बोलिएगा। क्या बोलेगा? यूपी को बोलिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, मतलब प्रथम यूपी, दूसरा महाराष्ट्र जनसंख्या के दृष्टि में, और बिहार हमारा तृतीय है। ठीक है, तो घनत्व के हिसाब से हमारा क्या है? बिहार जो है आपका आता है, याद रखिएगा घनत्व के हिसाब से। ठीक है, यहाँ देखिए घनत्व वाली भारतीय राज्य कौन है? तो बिहार है 2011 के जनगणना के अनुसार, और प्रथम स्थान भी रखता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, आप जानते हैं, है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला, याद रखिएगा। घनत्व में अगर पूछे सबसे कम में, तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 943 है, याद रखेंगे। ठीक है, कितना? 943, मतलब 1000 पे 943 है पूरे भारत में, याद रखिएगा। भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो आप जानते हैं केरल में। ठीक है, केरल में। आगे चलेंगे, आगे है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात जो है वाला राज्य कौन है? तो आपका हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात में। ठीक है, अब लिंगानुपात की बात हुई है तो चलिए, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 919 है, याद रखिएगा। ठीक है, 919 है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे है सवाल कि भारत का सर्वाधिक नागरिकरण वाला राज्य कौन है? तो आप याद रखिएगा गोवा है आपका नागरिकरण वाला राज्य है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे आप देखिएगा कि भारत के 3 सर्वाधिक नागरिकृत राज्य कौन है? तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, याद रखिएगा। गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु है। लास्ट में रिपीट कर दूंगा मेरे दोस्त, स्पीड में रिपीट करूंगा, देख लीजिएगा कि आपको याद हो जाए। जनगणना आप भूलिएगा नहीं, एक बात जान लीजिए, इंडियन तक आप पढ़ के देखिएगा, लास्ट तक। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करेगा 2011 के हिसाब से, तो 68.9% है, याद रखिएगा। कितना? 68.9% है, याद रखिएगा, 9%। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जो है संख्या कितनी है? तो 53। ठीक है, 53, याद रखिए 53 जो है, ऐसा बताइएगा नगरों की संख्या में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, वो हैं आपके 53। 53 मतलब 53, 10 लाख, याद रखिएगा 10 लाख। ठीक है, जनसंख्या से अधिक वाले राज्य तो कितने हैं? तो 53 ही, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये VVI प्रश्न है, बार बार मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। 3 सर्वाधिक नगरीयकृत, नगरीय अगर पूछ देगा, मतलब नगरीय मतलब शहरी टाइप का, ठीक है, तो गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु है, याद रखिएगा। ये जो है बहुत ही अच्छा है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ठीक है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, ये याद रखिएगा, VVI प्रश्न बनेगा, ये पूछता है। तो सबसे पहले गोवा का नाम आएगा, याद रखिएगा। सेकंड में मिजोरम का, तीसरे में तमिलनाडु का आएगा, याद रखिएगा। आगे सवाल है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.9% है, याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या में भी 68.9% है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे, चलेगा। ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया है ना। आगे सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53, यही तो मैंने बताया था, है ना। 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, तभी होगा 53 में नाम होगा, और 53 याद रखिएगा नगरों में, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश की सर्वाधिक योगदान है? तो महाराष्ट्र के है, याद रखिएगा। नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र की सर्वाधिक योगदान है मेरे दोस्त, याद रखिए। सर्वाधिक योगदान नगरी में महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर नगरीकृत अगर बोले तो गोवा को, और नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है? तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 31 याद रखिएगा 31.16% है, याद रखिएगा 31.16% है, याद रखिएगा। तो 31.16% है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये नगरीय जनसंख्या में बोल रहा है तो ये आप याद रखिए महाराष्ट्र ही है, लेकिन अगर पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछे तो दूसरे स्थान पे ही महाराष्ट्र भी है, याद रखिएगा। याद रखिएगा वो भी सही है और ये भी सही है, ये नगर के क्षेत्र में भी पूछ दिया तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है तो वो है दिल्ली। ठीक है, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन है? तो दिल्ली है। तो संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर आपको यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेगा, केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, तो आप याद रखिएगा दिल्ली को। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेट्रोपॉलिटन नगर की संख्या, अगर जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक होती है। क्लियर हो गए? तो मेट्रोपॉलिटन नगर जो होता है उसकी जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो 10 लाख से अधिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगालोपोलिस, याद रखिएगा मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक होगी, मतलब 50 लाख से अधिक होगी, याद रखिएगा। मेगापोलिस नगर की जनसंख्या जो है अधिक होगी। तो देखिए ये सब सवाल तो अभी तक आया नहीं है और हमको नहीं लगता। मेट्रो से आप समझ रहे हैं कि 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, 10 लाख से अधिक होते हैं जनसंख्या। यहाँ मेगालोपोलिस अगर बात करें तो 50 लाख से अधिक होगा। तो ये पूरा ऐसा ही नाम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, अगर आएगा तो, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। के अनुसूचित जनजाति, बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि VVI प्रश्न है। तो अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो मिजोरम को याद करिएगा, और अनुसूचित जाति की अगर बात करेगा तो पंजाब को याद करिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में, जनसंख्या के मामले में 2011 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ देखिए प्रतिशत के मामले में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल में बनता है 2011 की अगर बात करें जनसंख्या, 2011 के जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ देखिए जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात होगी तो उत्तर प्रदेश को। देखिए यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर करते जा रहा हूँ मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिशत की अगर बात करेगा तो पंजाब को याद करेगा, याद रखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्रतिशत की बात हो रही है अनुसूचित जाति की। ठीक है, अनुसूचित जाति की याद रखिएगा प्रतिशत में सबसे अधिक मिजोरम है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति की अगर बात की जा रही है तो पंजाब को प्रतिशत में याद रखेंगे। यहाँ पे अब जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे देखिए दिखाता है, यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे तो आप अपना उत्तर प्रदेश को, यूपी को याद रखिएगा। किसे याद करिएगा? उत्तर प्रदेश को। तो अगर याद रखिएगा प्रतिशत में अगर पूछ दे अनुसूचित जाति तो पंजाब को, अगर जनसंख्या में पूछ दे, सर्वाधिक जनसंख्या के दृष्टि से पूछ दे जिसमें प्रतिशत ना लगा हो, याद रखिएगा उसमें आपको उत्तर प्रदेश लगाना होगा। ठीक है, क्लियर हो गए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे भी आपको देखिए क्लियर कर देता हूँ। अभी जस्ट मैंने अनुसूचित जनजाति की बात की तो प्रतिशत में बात की थी तो मिजोरम को याद किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, मतलब MP में। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको हम छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति का प्रतिशत में पूछ रहा है तो मिजोरम को याद कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति की अगर बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या में 2011 के हिसाब से तो मध्य प्रदेश को, MP को। तो जनसंख्या की आगे सिर्फ बात होगी तो मध्य प्रदेश को, या अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति में अगर जनसंख्या में सिर्फ पूछे तो उत्तर प्रदेश है अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत में पूछे तो ये प्रतिशत में अगर पूछे अनुसूचित जाति तो पंजाब को याद करेंगे, किसे? पंजाब को। और अगर अनुसूचित जाति में अगर पूछते तो मिजोरम को याद करेंगे। ओके, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब यहाँ बनता है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का उच्चतम अनुपात है किसका? तो याद रखिएगा पंजाब का। तो उच्चतम अनुपात की अगर बात करेंगे किस में भाई? तो अनुसूचित जाति में, तो आप पंजाब को। ठीक है, अब यहाँ सवाल यहाँ देखिए फिर चेंज होता है कि अनुसूचित जाति का तो आप पंजाब देख लिए, अब बात यहाँ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात तो मिजोरम का। अब देखिए किए थे 9 पॉइंट,
है ना, 9.4% था ना, देखे थे ही, तो क्लियर हो गए। तो मध्य प्रदेश में भी देखिए ये सर्वाधिक जनसंख्या के देश में, लेकिन उच्च अनुपात में मिजोरम, अनुसूचित जनजाति में, और अनुसूचित जाति में उच्चतम अनुपात पंजाब का। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने क्लियर करते जा रहा हूँ मेरे दोस्त, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे सवाल है कि भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है कितना है भाई, तो 8.6% है, 8.6% है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का आबादी, सिर्फ अनुसूचित जनजाति का, तो 8.6% है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं, अनुसूचित जनजाति का तो 8 मानते हैं 6 है। तो भारत में अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो भारत में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की जो है संख्या का योगदान कितना है, तो इससे दुगना होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जब 8.6 है तो अनुसूचित जाति जो कितना होगा, तो ये होगा 16.6% होगा, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, 16.6% बोलेंगे, याद रखिएगा। अब कंफ्यूजन दूर हो गया, सब चीज क्लियर कर दिया, प्रतिशत से लेके आपको डिटेल तक खत्म कर दिया। आगे सवाल है कि साक्षरता दर की गणना के लिए, साक्षरता दर के गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष, 7 ईयर से ऊपर, याद रखिएगा, 7 वर्ष से ऊपर सीमा निर्धारित की गई है। साक्षरता दर की गणना मतलब जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी गणना कब की गई है भाई, तो 7 वर्ष से जो ऊपर आएंगे वो सब साक्षर में आते हैं। तो कितना, 7 वर्ष से ऊपर सीमा निर्धारित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि शिक्षित व्यक्तियों का बताइएगा सीमा कितना से गणना किया जाता है जनगणना में, तो 7 वर्ष से जो ऊपर होते हैं, याद रखिएगा, मतलब गिना जाता है कि आप शिक्षित हैं। चलिएगा आगे देखिए, यहाँ पे भारत में 2001 और 11 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी है, तो 8.2% है, तो 8.2% है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे भारत में 2001 और 11 में साक्षरता में वृद्धि दर कितना है, तो 8.2% है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल बनता है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 73%, 73% है। तो याद रखिएगा, साक्षरता अगर पूछते, देखिए साक्षरता वृद्धि अगर पूछ रहा है तो 8.2% है, 11 से 2001 से लेके 11 के बीच में। और यहाँ पे है 11 के जनगणना के जो अंतिम आंकड़ा अगर आपसे पूछ रहा है वो भी औसत में पूछ रहा है, तो कितना है, 73% है, एवरेज में, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब सवाल बनता है कि भाई पूर्ण साक्षरता होनी चाहिए ना, तो पूर्ण साक्षरता की अगर बात करें, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है, तो न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है तो 90% किया गया है। 73% है एवरेज, लेकिन माना गया कि कितना जा रहा है, तो 90% मानदंड निश्चित किया गया है। ठीक है, कि साक्षर हो जाए न्यूनतम 90%। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम तो बिहार में ही है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में सबसे साक्षरता जो कम है किस जनगणना के अनुसार, तो आप जानते हैं 2011 के अनुसार। अगर आपसे पूछे 2011 के अनुसार जो रिपोर्ट आया था मेरे दोस्त, उसमें बताइए कि साक्षर में सबसे कम किसका नाम आता है, तो अपना बिहार का नाम आता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिहार का। अब कहानी अगला, जनसंख्या अगर आए जनगणना हो तो कहानी हो सकता है बढ़िया हो। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है, तो याद रखिए वो केरल का। केरल में जो है ना बहुत आगे है, कभी महिला पुरुष से अधिक है, ये भी चर्चा है, बहुत सारा चीज़ें। तो याद रखिएगा, अगर 2011 के अनुसार अगर पूछे साक्षरता अगर सर्वाधिक कहाँ है, तो केरल में है, याद रखिएगा। साक्षर व्यक्ति कहाँ है, सबसे ज़्यादा केरल में है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। अब जब साक्षरता दर ही कम है तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा कम होगा, पुरुष से थोड़ा ज़्यादा होंगे, है ना। तो साक्षरता दर कहाँ, महिलाओं का सबसे कम है, बिहार में, याद रखिएगा। बिहार में ही नाम आता है, महिलाओं का साक्षरता दर कम पूछेगा तो बिहार में बता दीजिएगा।
ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे ऊंचा है? तो केरल में। सबसे ज़्यादा केरल में है शिक्षित व्यक्ति, तो महिलाएं भी वहाँ शिक्षित होगी तभी तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, यहाँ तक कि दिल्ली ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में चाहता तो दिल्ली भी साक्षरता में आता, लेकिन यहाँ तो नाम आया नहीं। आया किसका भाई? तो लक्षद्वीप का। तो अगर आपसे पूछे 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता मतलब शिक्षित व्यक्ति प्रतिशत अधिकतम कहाँ है? तो लक्षद्वीप का है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जनसंख्या वृद्धि को अंकुश मतलब रोकने के लिए, अंकुश मतलब रोकने के लिए, तो हरियाणा में चलाई जा रही है, याद रखिएगा। हरियाणा में कौन सी योजना चलाई जा रही है? देवी रूपक योजना, नाम ही इसका देवी रूपक योजना, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो याद रखिएगा 1921 में कहलाता है, याद रखेंगे। तो अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन जो है वर्ष कहलाएगा? तो 1921 में। देखिए इसका सवाल आपसे एक बार आप पूछा था, है ना, जो कि आप बताए थे, क्या बताए थे? जानकीय विभाजन। तो महाविभाजन और जानकीय विभाजन एक ही है, जो कि 1921 में हुआ था। क्योंकि भारत में जो जनगणना हुआ था इतिहास के रूप में, तो महाविभाजन मतलब शुरुआत कहिए कि एक तरह से जनगणना के दृष्टि से किया गया था। तो वो बताइएगा 1921 में, या जानकी यहाँ पे लिखे या महाविभाजन लिखे, तो याद रखिएगा। एकदम एक तरह से विभाजन होना शुरू हो गया था ना, जनसंख्या अब हो रहा है तो किस आधार पर हो रहा है? तो आधार पे बांटा जा रहा है, तो उसी हिसाब से याद रखिएगा। पहले तो हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, फिर जात पात की होने लगी, तो इस तरह से जनसंख्या महाविभाजन का स्वरूप कब? 1921 को हम लोग मानते हैं। ठीक है, वृद्धि होने लगा था एक तरह से, ये भी मान सकते हैं। चलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? तो 1106 है। कितना है? 1106 है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे 1106 है वो क्या है? तो व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है 2011 के जनगणना के अनुसार। किसका? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व, याद रखेंगे। बिहार का जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा 1106 है, व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बिहार का यहाँ पे नोट कर लीजिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व बोल रहा है, याद रखिएगा। व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है कितना? तो 1106, याद रखेंगे 2011 के अनुसार। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे सवाल है कि भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है बिहार। सोचिए, बीमारू मतलब बीमार, अधिकतर बीमारी क्षेत्र का एक पीड़ित कहिए, जो कहिए, तो बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य जो है बिहार है। ठीक है, विकसित है नहीं, बहुत चीज में जो कि आप पीछे है थोड़ा बिहार, तो घना आबादी में कौन है? तो बिहार है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे सवाल बनता है कि बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो 61.8% है। ठीक है, तो 61.8% है, याद रखिएगा। तो बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो 61.8% है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है कि भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। निरक्षरता मतलब अशिक्षित व्यक्ति, कौन है? बिहार है। आगे चलेंगे, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? प्रथम है। मतलब भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, देखिए मेरे दोस्त, कई प्रैक्टिस सेट में क्या है कि सिर्फ जनसंख्या दृष्टि के हिसाब से बोल दिया था तो दिल्ली लगा दिया गया, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से लगाना था बिहार, तो बिहार ऑप्शन में था नहीं, और केंद्र शासित प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछा था। तो आप ये नहीं कि अपसेट दीजिएगा तो ये बता दीजिएगा सर आप गलत नहीं बताए थे, क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से बताए थे। तो याद रखिएगा, ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर पूछे तो आप बिहार जो है हमारा प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा 2011 के हिसाब से घनत्व में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? तो 9.15% है, 9.15% है, याद रखिएगा। तो बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9.15% है। अब वीडियो जो भी आएगा मेरे दोस्त, एक ही वीडियो है या 2 वीडियो आएंगे और एक प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि महामैराथन के रूप में ही चलेगा,
क्योंकि आप देख रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ, आप देख ही नहीं रहे हैं, तो एक ही वीडियो डालूंगा, मैं भी मेहनत ज़्यादा क्यों करूँ, लेकिन जो भी डालूंगा VVI प्रश्न होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है तो 10 करोड़ है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना में बिहार का अनुमानित आबादी कितनी है तो 10 करोड़ है, याद रखिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है तो बताइएगा कितना, 51.5% बताइएगा, मतलब 51.5% बताइएगा, मतलब 51.5% बताएंगे, याद रखिएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर अगर पूछे 2011 के हिसाब से तो 51.5% बताइएगा, याद रखिएगा। अब बिहार का अनुमानित आबादी कितना है, 10 करोड़, याद रखिएगा। VVI प्रश्न है ये सब। अब चलते हैं आगे। भारत में, याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो नागालैंड में। नागालैंड में जो है ना ईसाई धर्म जो है ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछे प्रतिशत सर्वाधिक तो नागालैंड में बताइएगा, ठीक है। नागालैंड में, नागालैंड का राजधानी बताइए तो, बहुत ईजी प्रश्न है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया, याद रखिएगा 2000 में, 2000 ईस्वी में अपनाया था, जब जनसंख्या एकदम बढ़ने लगा। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया तो 2000 में, याद रखिएगा। ऐसे ही याद करिएगा तो याद हो जाएगा। आगे सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया। मतलब स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है ना 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया, कितना, 2070। अब समझ गया कि 2045 तक तो रुकेगा नहीं भाई, तो 2070 कर देते हैं, ठीक है। 2000 के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार हो रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जानकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है, याद रखिएगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पे है, याद रखिएगा। अब देखिए 1921 में जो हुआ था भारत का जानकीय जनसंख्या जो पूछता है, जानकीय जो क्या बोलते हैं उसको, जानकीय विभाजन, ठीक है। ये विभाजन हुआ था, कब हुआ था तो विभाजन जो हुआ था 1921 में, या महाविभाजन भी बोलते हैं इसे, महाविभाजन भी, तो 1921 में, ठीक है। तो ये मॉडल था, ये समझ गए यहाँ, इसलिए मैंने ये नहीं समझा था, तो ये मॉडल था। तो जानकीय मॉडल के अनुसार अगर पूछे महाविभाजन के बाद तो 1921 को याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को मैं जो आ रहा है वो पॉइंट करते जा रहा हूँ। तो जानकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार अगर भारत के पूछे तो उच्च जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर कम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या है, तो कितना है तो 7 है, ठीक है। कितना है, 7 है। देखिए भूगोल का 139 चल रहा है, याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख जो लाखी कहिए नगरों की संख्या है 7 है, याद रखिएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा 10 लाख, लाखी यहाँ लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे तो आप देख सकते हैं कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाला कितने शहर हैं तो 53। अब देखिए 53 की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 53 का नाम आप सुने हैं कि नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या बताया था बताइएगा। तो 53 मतलब 10 लाख, मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, तो याद रखिएगा 53 है ना, वही क्वेश्चन को सिर्फ मिलियन में कर दिया। चलिए फटाफट खत्म करते हैं। ये तो हो गया, चलिए आगे यहाँ चलते हैं। भारत में सबसे योजनाबद्ध वर्षा शहर कौन सा है तो चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है तो 6 है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पूछे सवाल करे श्रेणी शहर 2 है, ए मतलब जो है देखिए भारत की जनगणना के अनुसार अगर पूछे तो देखिए 5000 से लेके 9999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं तो श्रेणी 2 शहर में कहते हैं, याद रखिएगा। श्रेणी 2 शहर में कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इस पर नोट नहीं किया। आगे सवाल बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की लगभग जनसंख्या 37 करोड़ है, याद रखिएगा। सिर्फ शहर में आपसे पूछे तो 37 करोड़ किसके तहत भाई 2011 के जनगणना के अनुसार, बस इतना याद रखिएगा। ये VVI प्रश्न नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त एक बार रिपीट कर लेते हैं शुरू से, है ना,
और फास्ट रिपीट करेंगे, क्योंकि देखिए रिपीट करना बहुत ज़रूरी है जनगणना को, कि आप भूलें नहीं। अब कैसा सेशन लगता है आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फास्ट चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.01 करोड़ है, याद रखिएगा। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुआ, याद रखिएगा। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1881 में हुआ था, याद रखेंगे। सिर्फ पढ़ते चल जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, सिर्फ पढ़ना है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई थी। आगे चलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा। भारत हमारा द्वितीय स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरवे शिशु कन्या जो थी, भारत में जन्मी थी, उसका नाम क्या रखा गया था? तो याद रखिएगा आस्था रखा गया था, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 17.5% है, याद रखिएगा। आगे सवाल आपका देखिए यहाँ पे, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि होती है? भारत में क्या देखिएगा वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के बराबर होता है। आगे चलेंगे। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जानकीय मॉडल है, याद रखिएगा। विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो किसके आधार पर कहा जाता है? तो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। जानकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को, क्योंकि ये मॉडल पे ही आधारित हुआ था 1921 में। इसे महाविभाजन के रूप में भी जानते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। अब देखें, चलिएगा आगे यहाँ पे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिएगा ये 15वीं जनगणना थी। भारतीय जनगणना के हिसाब से अगर 15वीं पूछेगा, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं है। और स्वतंत्रता से पहले जो जनगणना हुई थी, जो कि सबसे शुरुआत हुई थी, उस समय से 15वां था, याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो 2000 ईस्वी में हो गई थी, याद रखिएगा। मई 2000 में हो गई थी, याद रखिएगा। आगे सवाल है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है, याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा उत्तर प्रदेश और छोटा सिक्किम, याद रखिएगा। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है? तृतीय है, याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं, याद रखिएगा। जिसमें बिहार तीसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, ठीक है। आगे चलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्य हैं, कौन कौन? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। छोटे दृष्टि में अगर पूछे तो पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका दिल्ली है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे शिक्षित व्यक्ति कहाँ है? लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर कम हो गई है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आगे सवाल बनता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो याद रखिएगा 17.7% रहा, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 और 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो मेघालय की रही, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा 27.82% रहा, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ते जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि सब बता चुका हूँ, अब सिर्फ रिपीट, क्योंकि माइंड में आपको चला जाए। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो मेघालय सबसे तेज बढ़ा था, याद रखिएगा। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? आपका नागालैंड है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व का अर्थ मानते हैं। आगे सवाल है, देखिए, भारत में महासागरीय नगरों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चेन्नई के है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? तो 382 प्रति किमी वर्ग है, याद रखिएगा, 382, 382, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन है? तो बिहार है, याद रखिएगा, सर्वाधिक, याद रखिएगा।
आगे चलेंगे। आगे आप देखें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है, ये अभी जानते हैं। चलेंगे आगे की ओर। आगे है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो आप जानते हैं केरल को। सब रिपीट हो चुका है मेरे दोस्त, सिर्फ सुनते जाइएगा। आगे सवाल है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात राज्य कौन है? हरियाणा का है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919 है, याद रखिएगा। चलिएगा, भारत का सर्वाधिक नागरिकरण वाला राज्य कौन है? तो गोवा है, याद रखिएगा। नगरीकरण या नगरीकृत भी कह सकते हैं। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व कितना है? 68.9% है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 53 है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है? तो महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 31.16% है, याद रखिएगा। 31.16% भी बोल सकते हैं, ऐसे 16% बोला जाता है, याद रखिएगा। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नागरिकृत दिल्ली, ठीक है। आगे है मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक होती है, याद रखिएगा। मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 50 लाख से अधिक होती है। कैसा लगा? फास्ट स्पीड में चल रहा है मेरे दोस्त, याद रखिए। चलिए मेरे दोस्त, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोग प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम का है, याद रखिएगा। 94.4% है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, देखिए 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की अगर बात करें प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पंजाब का, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, ये भी प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति इसी में देखिए 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का उच्चतम अनुपात पंजाब का है और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात मिजोरम में है, याद रखिएगा। चलेंगे। भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति आबादी का योगदान कितना है? 8.6% है, याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए, आगे है कि भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? 16.6% है, याद रखिएगा। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित है 7 वर्ष से ऊपर, याद रखिएगा। सिर्फ सुनते चलिएगा एकदम बुलेटिन की तरह। आगे सवाल है, भारत में 2011 में साक्षरता वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2% है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? 73% है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो 90%, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर जो है सबसे कम है? बिहार का, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर जो है सर्वाधिक किसका है? तो केरल का है, आप जानते हैं। आगे चलेंगे। महिलाओं की अगर बात करें 2011 के अनुसार, अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम जो है किसका है? तो बिहार का है, याद रखिएगा। और इसी में अगर आप चलें 2011 के अनुसार अगर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊँची अगर पूछे तो केरल को, याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षित भी और महिलाओं के मामले में भी जो है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा अधिकतम जो है प्रतिशत में लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जनसंख्या वृद्धि के लिए अंकुश के लिए देवी रूपक योजना कौन सा राज्य चलाया? तो याद रखिएगा हरियाणा चलाया है, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 9% से कम है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन है जो कि जानकी मॉडल के आधार पर है? तो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि भारत का एक मॉडल है। और क्या 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रतिशत है? 1106 है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन है? तो याद रखिएगा भारत में बीमारू राज्यों के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपको कह सकते हैं बिहार को।
ठीक है। बिहार में साक्षरता अगर पूछे वर्तमान स्थिति क्या है तो 61.8% है, याद रखिएगा। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक निरक्षर वाला राज्य कौन है तो बिहार है, याद रखिएगा। निरक्षर मतलब अशिक्षित। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कितना है तो प्रथम है, याद रखिएगा। घनत्व के हिसाब से याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे तो दिल्ली को याद करिएगा। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 9.15% है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है तो 10 करोड़ है, याद रखिएगा। बिहार का सिर्फ, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला जो हैं साक्षर दर कितना है तो याद रखिएगा 51.5% है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप देख सकते हैं नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड भारत में किस राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है तो नागालैंड में, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। भारत के नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई, 2000 में अपनाई गई, याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर देगा दोस्त, 2070 कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि जानकी संक्रमण मॉडल जो अभी देखे 1921 में हुआ, ठीक है, के अनुसार भारत किस चरण में है तो उच्चतम दर और निम्न मृत्यु दर पे है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या है कितने हैं तो याद रखिएगा 7 को हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कैसा लगा ये स्पीड अंतिम, तो चलिए अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। चलिएगा। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ठीक है, विश्व की जो है प्रमुख जल संधियाँ आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो है आज से जो भी है ये आपका 9 बजे से चलेगा। एक चीज़ बता दूं, 12 बजे क्लास चलेगा और आपका एक 2 बजे क्लास चलेगा और एक रात को 10 बजे सेट प्रैक्टिस चलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 9 बजे से आपको हो सकता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल में से कोई मिलेगा, या 12 बजे आपको शास्त्र संग्रह मिलेगा, या कोई भी जब तक शास्त्र संग्रह खत्म ना हो शास्त्र संग्रह मिलेगा। तो इसी तरह चलेंगे। 2 बजे आपका साइंस का मिलता है, कुछ ना कुछ अपडेट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नहीं तो 10 बजे आपका प्रैक्टिस सेट भी निश्चित मिलेगा। तो चलिए आज के लिए करंट अफेयर कुछ दिनों के लिए और साइंस को कुछ दिनों के लिए रोका जाएगा, बीच में दे दिया जाएगा टाइमिंग पे। तो तैयार रहिए और चलिए शुरू करते हैं। चलिए नॉर्मली पढ़ते हैं, है ना, आराम आराम से पढ़ेंगे। आप स्पीड करके देखेंगे, नहीं तो आप ध्यान से देखिएगा, बस सुनिएगा, देखिए याद हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा उस रेखा का नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक है, क्या नाम है, बेरिंग जल संधि है, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर ले, चलिएगा। तो समझ गए। तो क्या कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है तो याद रखिएगा बेरिंग जल संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, बेरिंग याद रखेंगे। तो अभी यहाँ पे कैसे याद करेंगे भाई, यहाँ पे है ना कि याद कैसे करेंगे अगर आ गया तो देखिए जैसे ही पूछे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ जो बीच में है ना एक ही जल संधि स्थित है, उसका नाम है बेरिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय में आपको एक ही रास्ता मिलेगा, वो है बेरिंग। बेरिंग में बेरिंग जल संधि कहलाएगा, तो बेरिंग जल संधि कहेंगे। ठीक है, कैसा लगा ये बताइएगा। आगे चलते हैं। आगे सवाल है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है बेरिंग जल संधि किन 2 स्थल भागों को अलग करता है, तो याद रखिएगा रूस एवं अलास्का अलग करता है, याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। आप जान गए बेरिंग जल संधि, लेकिन अब बेरिंग जल संधि का नाम आया कि किन 2 स्थलों के भाग को अलग करता है, मतलब कौन सा ऐसा बताइए देश है या बताइएगा स्थल है जिसे अलग अलग करता है। तो बेरिंग जल संधि जो है ना 2 को, रूस को, याद रखिएगा आर से रूस, अलास्का को ए से अलास्का। ठीक है, तो रूस और अलास्का को अलग करता है। तो आपसे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछेगा बेरिंग जल संधि किसे अलग करता है तो आप क्या बताइएगा, रूस को, अलास्का को अलग करता है, याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है तो बेरिंग जल संधि जो है कहाँ पे स्थित है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है के समानांतर स्थित है, याद रखिएगा। अब चलिए बात यहाँ है कि बेरिंग जल संधि पढ़ लिए, बेरिंग जो है भाग अलग, बेरिंग जो जल संधि है वो रूस और अलास्का को अलग करता है। तो बेरिंग जो है जल डमरू है, तो कहाँ ये बनता है ना। अब बेरिंग जल डमरू जो है किसको अलग करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है कौन भाई, तो बेरिंग जल डमरू, यही है, देख लीजिएगा। बेरिंग जल संधि किसको अलग करेगा तो रूस और अलास्का को, और बेरिंग
जल डमरू किसको मध्य जो बताइएगा अलग करता है, जल डमरू मध्य, याद रखिएगा वो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, क्लियर। ये छोटे स्तर पे हो गए, ये बड़े स्तर पे हो गए, एशिया को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य हो गया। तो बेरिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब तो दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त, है ना। तो अब तो क्लियर हो गया ना। तो आप बताइएगा अगर पूछते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी है, तो याद रखिएगा बेरिंग जल संधि है। अब बेरिंग जल संधि भाई किसको किसको अलग करता है, तो देखिए रूस और अलास्का को अलग करता है, यहाँ देखिए, है ना। दो स्थलों को अलग करता है, स्थलों को अलग करता है तो रूस एवं अलास्का का। लेकिन अब यहाँ सवाल देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो उत्तरी एशिया उत्तरी अमेरिका को क्या करता है भाई, तो बेरिंग तो होगा ही, लेकिन जल डमरू मध्य होगा, याद रखिएगा। तो बड़े स्तर पे तो मध्य लगेगा ना, जल डमरू मध्य होगा। क्लियर हो गए। तो बेरिंग से अगर ऐसा सवाल आएगा तो अब तो क्लियर हो गए। तो जरूर से जरूर देख के जाएंगे, एग्जाम में जाना है तो जरूर से जरूर देखेंगे मेरे दोस्त, ये रिक्वेस्ट है मुझे, क्योंकि बिहार एसएससी निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा। अब सवाल बनता है, देखिए यहाँ अब चलते बेरिंग जल संधि से। अब तो एक भी क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं। आगे चलेंगे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये है डेविस जल संधि। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, तो डेविस जल संधि है। कौन है, तो डेविस, डी से याद रखिएगा, डेविस जल संधि। ठीक है, तो आपसे अगर बोले कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि है, याद रखिएगा। अब देखिए हारमुज जल संधि, बस डेविस का चर्चा इतना ही है कि बस चौड़ी है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे चौड़ी। ठीक है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो हारमुज जो जल संधि है ये देखिए किसको अलग करेगी, तो हारमुज में ईरान और ओमान को अलग करती है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि हारमुज जल संधि का नाम सुने हैं, तो बताइए कौन दो देशों को अलग करती है, तो क्या बताइएगा, ईरान और ओमान को अलग करती है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ देगा हारमुज जल संधि किसको, तो ई से ईरान और ओ से ओमान को अलग करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। और डेविस जल संधि क्या है, विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, हारमुज जल संधि पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, कौन जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाला जो जल संधि है उसका नाम है टारस जल संधि। VVI प्रश्न है, याद रखिएगा, VVI प्रश्न है, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, तो वो है टारस जल संधि। ठीक है, तो इसका नाम अगर याद आया कि आपको ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करना है, तो कौन सा जल संधि कर दीजिए कि अलग हो जाएगा, तो टारस जल संधि कर दीजिए, अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए बहुत ही VVI प्रश्न ये भी है, स्टार लगा लीजिए। कैसे भाई, तो कौन जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। देखिए पाक जल संधि, अब पाक जल संधि मतलब बहुत लोग हैं कि पाकिस्तान समझ जाते हैं, लेकिन पाक जल संधि मतलब रखा गया है भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि का नाम। तो क्या बोलिएगा, पाक जल संधि। पाक जल संधि अगर आएगा तो अब क्या लगाइएगा, भारत और श्रीलंका लगाइएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान। तो पाक मतलब श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि मक्का जल संधि, भाई मक्का जल संधि है तो किन दो सागरों को संयुक्त करती है। ये संयुक्त करने की बात करता है, मिलान करने की बात करता है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा है, यहाँ पे अलग मत कर दीजिएगा, संयुक्त करता है, जोड़ता है एक तरह से। तो मक्का जल संधि बताइएगा किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार सागर, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार सागर और दक्षिण चीन सागर को क्या करता है, संयुक्त करता है, जोड़ता है, एक तरह से ये बताता है। तो अगर आपसे पूछे कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में कौन सी जल संधि संयुक्त होता है, मिलता है, तो याद रखिएगा मक्का जल संधि होता है। मक्का माने मिलना, याद रखिएगा। तो मिलता भाई है कौन जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर मिलन करते हैं, कहाँ, तो मक्का जल संधि में, ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात यहाँ आ गई, देखिए बेरिंग जल डमरू से फिर आ गया, तो बेरिंग जल डमरू से कुछ तो अलग आया होगा। जल डमरू मध्य है, जल संधि नहीं है, जल डमरू मध्य है। तो भाई चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक बेरिंग जल डमरू हमको क्या पढ़े, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है।
ठीक है, बेरिंग जल डमरू ये आप पढ़े थे ना। तो अब यहाँ क्या भाई, चलिए अब यहाँ महासागर को क्या करने वाला है, अलग करने वाला है। तो किस किस को देखिए, तो आर्कटिक महासागर याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर को याद रखिएगा, प्रशांत महासागर से कौन जल डमरू मध्य अलग करता है, देख लिए, तो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, जल संधि अगर पूछता आपसे, सिर्फ ध्यान से सुनिए, अगर जल संधि पूछता कि रूस और अलास्का को अलग करने वाला उस जल संधि का नाम क्या है, तो बेरिंग जल संधि। और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला बताइएगा, तो याद रखिएगा बेरिंग जल डमरू मध्य है। अब यहाँ है कि सागर को अलग करता है, तो कौन कौन सागर, देखिए VVI प्रश्न बनते हैं, है ना, तो बेरिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं जानता हूँ। तो आर्कटिक महासागर को याद रखिएगा और प्रशांत महासागर को अलग करता है बेरिंग जल डमरू, याद रखिएगा। अगर महासागर में पूछ देगा तो आप टिक आउट लगा दीजिएगा, अगर देश के बारे में पूछेगा तो लगा दीजिएगा, स्थल के बारे में पूछेगा तो लगा दीजिएगा टिक, कोई दिक्कत नहीं ना बेरिंग जल डमरू से। तो जल डमरू मध्य जो है महासागरों को भी अलग करती है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है, याद रखिएगा। चलेंगे अब डोबर जल संधि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंग्लिश चैनल का नाम आता है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन जल संधि जो है जोड़ता है, यहाँ जोड़ने की बात हो गई, अलग करने की बात नहीं हो गई, याद रखिएगा। जैसे एक और संयुक्त करने की बात हुई, कौन सा भाई, तो आप जानते हैं ये इसका नाम है टारस नहीं, क्या है, हाँ मक्का जल संधि। देखिए यहाँ मक्का जल संधि यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक में यही जोड़ते हुए देखे, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए डोबर जल संधि अब जोड़ने की बात करता है। सब तो अलग ही कर रहा था, बेरिंग जल संधि तो कभी जोड़ता ही नहीं, सब अलग ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये डोबर जल संधि जो है जोड़ने की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन संधि जोड़ती है, तो डोबर जल संधि जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो उस चैनल का नाम है डोबर जल संधि, याद रखिएगा। क्या नाम है, डोबर जल संधि है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को कौन जल संधि जोड़ता है, तो डोबर जल संधि जोड़ता है, हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है, तो डोबर जल संधि को जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे क्यों, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है, तो जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि को कौन कहता है, तो जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि कौन कौन है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे जिब्राल्टर संधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ी बार प्रश्न में पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आराम से चल रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको याद हो जाए। यहाँ पे देखिए डोबर संधि की अगर बात करते हैं जल संधि की, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी अमेरिका को जल संधि जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ जोड़ने वाली बात अगर किया जाए जिब्राल्टर जल संधि से, तो जिब्राल्टर संधि जो होता है, जिब्राल्टर जल संधि वो क्या है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए कि जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास क्या है, तो एलिफेंट पास है, याद रखिएगा। ये पूछता है, एकदम नोट कर लीजिएगा क्या भाई, तो जाफना एक प्रायद्वीप है और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो एलिफेंट पास कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, एलिफेंट पास कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले को क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा एलिफेंट पास। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एलिफेंट पास जो है किसे जोड़ता है, कौन सी भूमि को जोड़ता है, तो याद रखिएगा जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की भूमि को जोड़ता है, याद रखिएगा, मुख्य भूमि को जोड़ता है, तो एलिफेंट पास याद रखेंगे। चलिए ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है भाई, तो दो महासागरों को मिलने वाली संकरी, मतलब संकीर्ण कहिए जो कह सकते हैं, जलधारा को कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। देखिए जल डमरू मध्य से इससे तो नहीं पहचाना जा सकता क्योंकि जल डमरू को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। देखिए जैसे ही डमरू की बात हो, जल डमरू की बात होती है, तो एक तरह से जानते हैं दो बड़े जो नदी होते हैं, दो महासागर जो होते हैं बड़े,
उसको मिलाता है ये, ठीक है। और जब मिलता है एक दूसरे से तो आप देखेंगे डमरू का शेप बना देता है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब उन दोनों के बीच के, मतलब जो मिलता है ना उसके बीच में आप देखिएगा डमरू का शेप हो जाता है। तो दो सागरों को मिलाने वाली जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे मिलते हैं, कभी कभी आप देखेंगे रील्स देखिए या कोई भी, तो आप देख सकते हैं उसमें कि एक कभी कभी देखते हैं वाइट या रेड जो होता है या ब्लू पानी जो होता है सागर, और एक तरफ मिट्टी कलर का या रेड कलर का पानी होता है जो कि मिलता है। तो उसी तरह को हम लोग जल डमरू कहते हैं कि डमरू जैसा शेप नहीं बन जाता, वो उधर से धारा आ रही है इसके इधर से और मिल जाती है, पार होने लगती है, जल डमरू बन, तो उसी को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि दो महासागरों को मिलने वाली संकरी जलधारा को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जल डमरू मध्य कहेंगे। संकरी कहिए या संकीर्ण कह सकते हैं, संकीर्ण करने का मतलब संकीर्ण कह सकते हैं, ये भी कहा जाता है, याद रखिए। तो अगर आपसे पूछे कि दो महासागरों को मिलने वाली अगर जलधारा आपसे पूछते तो क्या बताइएगा, जल डमरू मत बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी, अगर ये शब्द अगर नहीं दिया रहा है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये अगर नहीं रहा तो ये से याद रखिएगा दो महासागर का मिलन को हम लोग याद रखिएगा जलधारा को जल डमरू मत कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेंगे, जल संधि मतलब समझ गए, जल जो जिस जिस क्षेत्र से जाता है उस देश का जो है जुड़ाव रहता है जल से, तो उसी को जल संधि के रूप में कहते हैं। जैसे रूस अलास्का जो अलग तो हो रहा है, लेकिन रूस भी संबंधित है बेरिंग जल संधि से और अलास्का भी है बेरिंग जल संधि से, इसलिए संधि रखा जाता है, ठीक है। लेकिन डमरू का शेप जैसा बन जाता है इसलिए जल डमरू होता है, और दो बड़े महासागर आपस में मिलते हैं उसे ही जल डमरू मत कहते हैं, रखिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे, क्लियर हो गया जल डमरू, अब भूलिएगा नहीं ना, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि कौन सी चैनल मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भी प्रश्न है। क्यों भाई, मेडागास्कर हम लोग का हिस्सा भी आता है ना, आता है ना। तो याद रखिएगा कि कौन सी चैनल जो है मेडागास्कर एवं अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच जो है स्थित है, तो उसका नाम है मोजम्बिक चैनल, याद रखिएगा। क्या बताइएगा, मोजम्बिक चैनल बताइएगा, मोजम्बिक। तो अगर आपसे पूछे कि मोजम्बिक चैनल अगर है तो किसके किसके बीच है भाई, तो याद रखिएगा अपना मेडागास्कर याद रखेंगे और अफ्रीका की मुख्य भूमि का याद रखिएगा। तो मुझ से मुख्य भूमि अफ्रीका का मुख्य भूमि मोजम्बिक चैनल और मेडागास्कर की जो है मोजम्बिक चैनल के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच क्या है, तो वो है हमारा मोजम्बिक चैनल है, याद रखिएगा। मौज करते हुए वो मेडागास्कर अफ्रीका की भूमि के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया मोजम्बिक चैनल। अगर मोजम्बिक चैनल की बात करेगा तो बोल दीजिएगा ना मेडागास्कर अफ्रीका याद रखिएगा कि मुख्य भूमि के बीच मोजम्बिक चैनल स्थित है। मोजम्बिक चैनल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अफ्रीका की मुख्य भूमि में स्थित है और मेडागास्कर की मोजम्बिक चैनल है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सवाल बनता है, देखिए कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो जिब्राल्टर संधि का ये दूसरा क्वेश्चन बना है ना। तो जिब्राल्टर अगर पूछेगा जिब्राल्टर क्या है, तो याद रखिएगा वो जल संयोजक है या संयुक्त है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, याद रखिएगा। इसे जिब्राल्टर जल संधि भी कह सकते हैं या जिब्राल्टर जल संयोजी भी कहते हैं। तो जिब्राल्टर जल संयोजी याद रखिएगा वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि जिब्राल्टर जो है क्या करती है, तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, याद रखिएगा। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो बाब अल मंडब जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो बाब अल मंडब जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो बहुत ही अच्छा VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, ये है आपका लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे बाब अल मंडब जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आपका लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, चलिए इस पे बना देते हैं। तो जैसे आपसे पूछ सकता है कि लाल सागर और अरब सागर दो महासागरों को जोड़ती है, कौन कौन महासागर को जोड़ती है ये बताइए। तो आप बताइएगा बाब अल मंडब जल संधि, बाब अल मंडब जल संधि को जोड़ती है, 3 जोड़ती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बाब अल मंडब जल संधि जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, देखिए आगे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया
को कौन जल डमरू पृथक करता है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन जल डमरू अलग करता है? तो याद रखिएगा बॉस जल डमरू जो है अलग करता है। तो ये पूछ देगा कि बॉस जल डमरू जो है किसको अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका ऑस्ट्रेलिया को अलग करेगा और तस्मानिया को अलग करता है, दोनों के बीच को अलग करता है, याद रखिएगा। तो अलग की बात की जा रही है, पृथक की बात की जा रही है, याद रखिएगा। ये नहीं आपको बोला जा रहा है कि जोड़ने की बात की जा रही है, पृथक करना है, अलग करती है, तो ये याद रखिएगा बॉस जल डमरू होता है, याद रखिएगा। बॉस की चर्चा, एक चीज याद रखिएगा, बॉस जल डमरू की चर्चा हो चुकी है आपका 2000 का प्रीवियस ईयर में सार संग्रह में। देखिए यहाँ पे है कि हारमुज जल संधि की दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। तो दो खाड़ियों को जोड़ती है कौन भाई? तो हारमुज जल संधि। तो दो खाड़ी कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए फारस की खाड़ियाँ हैं और ओमान की खाड़ियों को जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछे दो खाड़ियों की बोले कि आपस में जोड़ती है, तो फारस की खाड़ियाँ जोड़ती है और ओमान की खाड़ियाँ जोड़ती है। किस जल संधि के तहत? तो हारमुज जल संधि के तहत। ठीक है, आपसे एक बार पूछा था, पार्ट 1 देखेंगे मेरा विश्व जल का, तो उसमें पूछा था कि हारमुज जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा ईरान को करती है, मैंने बताया था भी, और ओमान को करती है। ठीक है, ओमान को अलग करती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है? आपस में जोड़ती है हारमुज जल संधि। अब यहाँ पे देखिए जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? यहाँ अलग की बात हो गई। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है आप जानते हैं कि स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि जो है किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है, तो स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलेंगे आगे, आगे चलते हैं। ऐसे जिब्राल्टर संधि की अगर बात किया जाए, एक बात कि जोड़ने की बात, ये अलग करने की बात है स्पेन और मोरक्को की। अब जोड़ने की अगर बात की जाए, ठीक है, जोड़ने की अगर बात की जाए जिब्राल्टर संधि की, ठीक है, कि जिब्राल्टर संधि के तहत, जल संधि के तहत क्या हुआ था? तो देखिएगा भूमध्य, ठीक है, भूमध्य, ठीक है, मतलब भूमध्य सागर, याद रखिएगा, सागर याद रखिएगा, प्लस अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर जो है अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि जिब्राल्टर जल संधि दो देशों को अलग करती है एक दूसरे को, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। लेकिन अगर जोड़ने की बात करेगा आपसे कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है, तो जोड़ने की अगर बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। ठीक है, ऐसे इस चीज को है कि मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी हो। चलिए, पाक स्ट्रेट स्थित, ठीक है, पाक स्ट्रेट की अगर बात हो तो पाक मैंने होता है कि भाई हम मानते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन है पाक स्ट्रेट तो ये तो अलग है, क्योंकि भारत श्रीलंका की बात करता है ना, पाक स्ट्रेट बना है ना जल संधि। तो पाक स्ट्रेट जो है हम लोग भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगर आपसे पाक स्ट्रेट की अगर बात करेगा या पाक जो जल संधि है, स्ट्रेट मतलब वही होता है जल संधि, तो याद रखिएगा ये स्थित कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है, ये आप जान गए। लेकिन है बंगाल की खाड़ी कहाँ? भारत में, ठीक है, भारत में। और मन्नार है कहाँ? तो मन्नार भारत के बीच में है, श्रीलंका मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। तो पाक स्ट्रेट स्थित कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछे कि बताइए कि क्या बताइए? पाक, ठीक है, पाक बताइएगा, पाक जो जल संधि है वो किसे, कौन सा मतलब देश को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आप अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। पाक की अगर जल संधि की बात हो तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ध्यान रखिएगा, अलग करती है। अब पाक स्टेट स्थित कहाँ है? तो भारत, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल कहाँ है? भारत में। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना। तो क्या करती है? स्थित है, याद रखिएगा पाक स्टेट, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। अब इंग्लिश चैनल की बात करें तो मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, इसमें भी अलग ढंग से है, क्या है? तो इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, ये इसमें पूछ रहा है कि इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल की अगर बात करें कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड और एवं फ्रांस के बीच स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश चैनल की अगर बात करेगा तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है, ये बताइएगा। अगर आपसे पूछे 10 डिग्री चैनल अलग करता है तो किसको करता है? तो अंडमान
एवं निकोबार द्वीप समूह को करता है, ये आप भी जानते हैं। कई बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। 10 डिग्री जो है ना, बहुत बार पूछा है कि 10 डिग्री जो है चैनल जो है अलग किसको करता है, तो अंडमान एवं निकोबार को करता है। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछेगा आपसे कि 10 डिग्री कहाँ है भाई, चैनल मतलब चैनल जो है अलग करता है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। मतलब सोचिए अंडमान निकोबार साथ है, लेकिन उसे अलग करता कौन है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है। आगे है कि ग्रेट चैनल पृथक करता है। तो ग्रेट चैनल की अगर बात करें कि पृथक करना मतलब अलग करना, तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से करता है। मतलब ग्रेट निकोबार तो है, किसको करता है, सुमात्रा से अलग करता है, इस तरह से याद रखिएगा। तो जैसे ही ग्रेट चैनल की बात आए, तो ग्रेट माने ग्रेट निकोबार याद रखिएगा, और सुमात्रा से अलग करता है ग्रेट चैनल। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ से है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं और बनेंगे। ठीक है, वन लाइनर में आप देख लिया। अब बस इसमें याद करने का तरीका है भाई। तो जल संधि एक तरफ है, किस किस को जोड़ती है, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, प्लस की बात हो रही है, और भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिए पाक की अगर बात करें तो अभी जस्ट पढ़ाए, सब पढ़ाया हुआ, सिर्फ फास्ट रिपीट करेंगे। तो पाक जल संधि किसे मतलब कहाँ किसको किसको जोड़ती है, तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। और कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका, सॉरी पाक है तो पाकिस्तान दिमाग में आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे श्रीलंका को याद रखिएगा पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति है, मतलब वहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। और मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। हारमुज, देखिए हारमुज जो आप पढ़ रहे हैं अभी, हारमुज जल संधि जो है इसका ऐसे लिखते हैं, हारमुज ये भी लिखाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो अब देखिए हारमुज बताइएगा। हारमुज जो है जल संधि जो है क्या है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हारमुज जल संधि की अगर बात करेगा तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये जोड़ने की बात हो रही है, पृथक की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। और ये है कहाँ भाई, अब इसकी भौगोलिक स्थिति है क्या, तो ओमान एवं ईरान में है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हारमुज जल संधि जो है कहाँ है, तो ओमान और ईरान में है। और हारमुज जल संधि किसको जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी और एवं क्या है, ओमान की खाड़ी को। ठीक है, चलिएगा जिब्राल्टर की अगर बात करते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ना, वो आगे याद रखिएगा भौगोलिक स्थिति से स्पेन और मोरक्को में है, जसवर्ड है। लेकिन किसको जोड़ती है, ये सवाल बनता है, तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर संधि। ठीक है, देखिए हडसन जो है ये एक तरह से VBI क्वेश्चन भी है। कैसे भाई, तो हडसन एक जो है खुद खाड़ी है, तो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर एक दूसरे को जोड़ती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हडसन जो जल संधि है, ये जल संधि जो है ये बताइए कि किसको किसको जोड़ती है, तो हडसन की खाड़ी खुद अपने जोड़ती है एवं किससे, तो अटलांटिक महासागर। तो हडसन और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा हडसन जल संधि। अब हडसन जल संधि का भौगोलिक स्थिति भी है कि कहाँ स्थित है भाई, तो बिना सोचे समझिए कि सिर्फ कनाडा में ही स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ, तो कनाडा में, हडसन कनाडा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे अगर देखें आप, तो बेले द्वीप की अगर बात करें तो सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर जो है कहाँ स्थित है, ये दोनों को जोड़ती है। ठीक है, कहाँ स्थित है आगे, तो देखा जाए तो कनाडा में ही, ये भी कनाडा में ही स्थित है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हडसन कनाडा में स्थित है, हडसन जो है कहाँ है, कनाडा में स्थित है। बेल द्वीप जो है कनाडा में स्थित है, लेकिन हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर एक दूसरे को जोड़ती है। और सेंट लॉरेंस खाड़ी वो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर क्या है, एक दूसरे को जोड़ती है। तो वेल द्वीप में याद रखिएगा, वेल द्वीप जैसे ही है तो सेंट लॉरेंस खाड़ी है, और हडसन है तो हडसन की खाड़ी है, लेकिन जुड़ती है दोनों से, कनाडा के संबंधित है ना, तो अटलांटिक महासागर से ही जुड़ता है, याद रखिएगा, क्योंकि कनाडा जो है अटलांटिक महासागर का भी हिस्सा है, याद रखिएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर जोड़ती है बेल द्वीप जल संधि के तहत, रखिएगा कनाडा में स्थित है। चलिए मक्का, ये पूछा हुआ प्रश्न है बहुत बार। ठीक है, मक्का जल संधि की अगर बात करें तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, याद रखेंगे। तो मक्का जल संधि अगर आपसे पूछे तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर बताइएगा इंडोनेशिया मलेशिया में, इंडोनेशिया मलेशिया का भौगोलिक स्थिति है, याद रखिएगा, मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, ये बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है कौन सा जल संधि, तो मक्का जल संधि, याद रखिएगा।
और कहाँ है तो इंडोनेशिया और मलेशिया, इसकी भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा। लुजोन, लुजोन की अगर बात करें तो दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा लुजोन जो है क्या है तो दक्षिण चीन एवं फिलीपींस को जोड़ता है, याद रखिएगा। और ये ताइवान एवं फिलीपींस में स्थित है, इसकी भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा लुजोन की। तो ठीक है, अगर लुजोन की बात करेगा तो दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है, और ये है कहाँ इसकी स्थिति तो ताइवान फिलीपींस में है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है एकदम पूछा हुआ। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल डमरू भी है और बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो बेरिंग सागर खुद है एवं चुक्सी चुक्सी सागर को जोड़ती है। देखिए यहाँ पे आप अलग ढंग का है तो टिक लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि क्या है तो बेरिंग सागर तो खुद है, प्लस सोचिए चुस्की सागर एक दूसरे को जोड़ती है, याद रखिएगा। तो बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर जो है जोड़ती है बेरिंग जल संधि को, याद रखिएगा। जल संधि के तहत जोड़ी जाती है, और ये है भाई कहाँ भौगोलिक स्थिति तो अलास्का और रूस, याद रखिएगा। अलास्का और रूस के बीच स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ है तो अलास्का और रूस का एक हिस्सा है या उसके बीच जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस बात की करें तो आप क्या बोलिएगा, पूछेंगे आपसे बेरिंग क्या बताइए भौगोलिक स्थिति, क्या बताएगा भौगोलिक स्थिति, क्या बताइएगा अलास्का और रूस के बीच है। और किसको जोड़ती है भाई तो बेरिंग सागर और चुस्की सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलेंगे डेविस। डेविस की अगर बात करते हैं, डेविस की अगर बात करें मेरे दोस्त डेविस, ठीक है, तो डेविस की अगर बात करें तो वेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डेविस, डेविस की अगर बात करें तो याद रखिएगा वेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। और किसे किससे जोड़ती है तो ग्रीनलैंड और कनाडा को भौगोलिक स्थिति में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे दोस्त थोड़ा स्पीड कर लेता है ना। जैसे डेविस, डेविस ए से पढ़ा चुका हूँ। डेविस जो है कौन कौन खाड़ी को जोड़ती है, मतलब किसको जोड़ती है तो याद रखिएगा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि डेविस जो खाड़ी है क्या है तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है, याद रखिएगा इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो डेविस जल संधि क्या है तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसकी भौगोलिक स्थिति ग्रीनलैंड कनाडा के बीच स्थित है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड और कनाडा याद रखिएगा कहाँ है तो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग कहिए जो कहिए जोड़ सकती है, अलग कर सकते हैं, भौगोलिक स्थिति यही है। डेनमार्क, डेनमार्क की अगर बात करें तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। डेनमार्क की अगर बात करें तो ये जोड़ रहा है, जोड़ना क्या है भाई तो उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, और है इसकी कहाँ भौगोलिक स्थिति तो इंग्लैंड और फ्रांस को समझिए अलग कहिए पृथक कहिए चाहे यहाँ स्थित है, याद रखिएगा इसके बीच स्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है डेनमार्क। और डेनमार्क किसे जोड़ती है जल संधि तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। चलते हैं डोबर जल संधि की बात करें तो इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। और है कहाँ तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, याद रखिएगा। भौगोलिक स्थिति आपसे पूछे डोबर तो इंग्लैंड फ्रांस के बीच बताइएगा। और डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ती है तो इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। कोरिया, कोरिया की बात अगर करते हैं, कोरिया जल संधि की बात करते हैं तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, ये आप जानते हैं। और ये है जापान कोरिया में स्थित है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जो कहाँ स्थित है तो जापान कोरिया में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मैगेलन, मैगेलन जो है प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक सागर से स्थित है, याद रखिएगा, जो कि चिली में है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे मैगेलन जो है बताइएगा कहाँ है किसको जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, चिली में है, याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। फ्लोरिडा पूछा हुआ प्रश्न है, बीवीआर प्रश्न है, ये नोट कर लीजिए। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि आपको अमेरिका और क्यूबा में पड़ती है। ठीक है, तो अमेरिका एवं क्यूबा में पड़ती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं बॉश, ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप प्लेटफॉर्म का अगर मेरा सेट प्रैक्टिस ले रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो बॉश की अगर बात करें तो तस्मान सागर
एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे बॉस, तो बॉस अगर पूछे कि क्या है, तो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है। कुक, कुक की अगर बात करें, दक्षिण प्रशांत महासागर है, जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सुंडा, सुंडा को ही जावा गर्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सुंडा जो है, सुंडा जल संधि जो है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट है उसे कर देंगे। तो सुंडा जो है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, या ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कहाँ है, तो इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, तो इंडोनेशिया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा है मेरे दोस्त, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टोकरा, टोकरा की अगर बात करें तो देखिए पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, टोकरा, ठीक है, जो कि जापान में स्थित है। तो ये सुन लीजिएगा, बस कुछ नहीं। यू कांट, यू कांट, यू कांटन, देखिए यूकांटन की अगर बात करें, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में है, याद रखिएगा। कैरिबियन सागर में को जोड़ती है, याद रखिएगा, जो कि मैक्सिको और क्यूबा में है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है नॉर्थ चैनल, पूछा हुआ प्रश्न है। नॉर्थ चैनल की अगर बात करें, तो नॉर्थ चैनल में याद रखिएगा आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर जो है को जोड़ती है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे नॉर्थ चैनल की बात करेगा, तो याद रखिएगा आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, तो डार्डन लीज, डार्डन नीज जो है मरमरा सागर एवं एंजियन सागर को जोड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। डडरा लीज जो जल संधि है, डार्डेनल लीज, यही नाम है इसका। तो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, जो कि टर्की में है मेरे दोस्त। देखिए बासफोरस, बासफोरस की अगर बात करें तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि टर्की में स्थित है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे बासफोरस जो है काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है, वो कहाँ है, तो टर्की में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। फोवेक्स, फोवेक्स की अगर बात करें तो तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है, याद रखिएगा। तो फोवेक्स की अगर बात करें तो तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है, जो कि न्यूजीलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, कारीमाटा, ठीक है, कारीमाटा की अगर बात करें तो कारीमाटा अगर याद रखिए तो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि कारीमाटा क्या है, तो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है, जो कि ये इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। फोविक्स मैंने बताया ही कि जावा सागर और क्या करता है, तस्मान सागर को जोड़ता है, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुसीमा, सुसीमा को याद कर लीजिएगा। सुसीमा जो है, ऐसे शब्द जो है बहुत बार आ जाते हैं। सुसीमा जो है, याद रखिएगा, जल संधि जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा, जो कि आपको जापान में है। ठीक है, और सुगारू, याद रखिएगा, सुगारू की अगर बात करें तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको जापान में स्थित है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो मकासार, याद रखिएगा, मकासार की अगर बात करें तो जावा सागर और सेलीवीज सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा, जो कि आपको इंडोनेशिया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब पढ़ लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टासर जल संधि की अगर बात करें, क्या आ भी जाए तो टेंशन ना हो। टासर जल संधि की अगर बात करें तो अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये न्यूमिनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, याद रखिएगा। ओरेंटो की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा एंड्रियोटिक सागर और आयोनियम सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा, जो कि इटली अलावियन अल्बानिया में पड़ता है, याद रखिएगा। देख रहे हैं नाम, नाम ही है क्या, ओरेंटो। ओरेंटो मतलब एंड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आपको कहाँ स्थित है, तो अल्बानिया में है, इटली में जो पड़ता है। आगे है बाबा एल मंडप की अगर बात करें तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, जो कि यमन और जिबूती में है, याद रखिएगा। भूगोल का 1990 पेज नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, याद रखिएगा। इसी तरह बहुत सारा चलता रहेगा मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही था, वीवीआई था। देखिए, जो वीवीआई प्रश्न जो था सबसे ज़्यादा आ सकता कौन है, चलिए बता देते हैं। तो देखिए आने वाला में देखिए पाक जल संधि से आएगा,
ठीक है। हार्मोस जल संधि से आएगा, जिब्राल्टर संधि से आएगा, हडसन संधि से आएगा और वेलदीप संधि से आएगा। ठीक है, ये सब बता देते हैं क्योंकि ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे मक्का जल संधि से आएगा। ठीक है, ये सब जल संधि को मैं बता रहा हूँ। मक्का जल संधि से लूनोस, वेरिंग, डेविश, डेनमार्क, ये सब से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा डोवर जल संधि से, याद रखिएगा डोवर जल संधि। और देखिए कोरिया जल संधि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैगेलन ये आ चुका है, ये भी आ चुका है। फ्लोरिडा भी आ चुका है जल संधि। यहाँ देखिए बॉस तो भूलना नहीं है मेरे दोस्त, बॉश को और सुंडा, ये दोनों जो को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये है एक, ये भी सवाल आ चुका है। देखिए ये सबको तो नहीं देखें, लेकिन इसका देखें, नॉर्थ चैनल का आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि ये और ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखिए मरमरा सागर है, एजियन सागर है, एक काला सागर है, मारमारा सागर है, जो कि आपको टर्की में है। तो टर्की के हिसाब से ये पूछता है, याद रखिएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो और कोई ऐसा नहीं है। एगो ये है आपका शुगारू, ये सब जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। जितना मैंने बताया ये याद कर लीजिएगा। चलते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इसका, याद रखिएगा। ज्योग्राफी, जल संधि, फिर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही भयानक, जो कि भारत से स्पेशल संबंधित होंगे क्वेश्चन। तो चलिएगा, जय हिंद। क्योंकि विश्व से पूछा था ये, इसलिए मैंने सोचा करवा देता हूँ, बहुत बार पूछा हुआ है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे और जरूर से जरूर वीडियो को वॉचिंग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।